हेलो दोस्तों, मैं आरपी सिंह। आज हम बात करेंगे सिगमंड फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में। पिछली क्लास में हमने डिस्कशन किया था सिगमंड फ्राइड के ही मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, जहां पर लिबिडो का प्रभाव कैसे बच्चों में लगातार बनता है उसको हमने समझा था। उसी के साथ सिगमंड फ्राइड का अगला सिद्धांत हम डिस्कस करेंगे, जिसमें सिगमंड फ्राइड ने हमारे पूरे मेंटल प्रोसेस को, मानसिक संकल्पना को अलग अलग लेवल्स के हिसाब से बताने की कोशिश की है। और उन तीनों लेवल्स को सिगमंड फ्राइड ने मेंटल लाइफ के लेवल्स कहा है। दोस्तों, हम अगर मन मस्तिष्क की बात करें फ्रेंड्स, तो मन और मस्तिष्क दो अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं। मस्तिष्क जो होता है हमारा हार्डवेयर वाला पोर्शन होता है, जो बायोलॉजिकल पार्ट होता है। इस बायोलॉजिकल पार्ट मस्तिष्क में जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन्हें हम मन कहते हैं। मन और मस्तिष्क दोनों मिलके साथ में काम करते हैं। ना अकेला मस्तिष्क काम कर पाता है और ना अकेला मन काम कर पाता है, दोनों मिलके एक इकाई के रूप में है। तो सिगमंड फ्राइड ने हमारे मन की संकल्पना को स्पष्ट करने की कोशिश की है, उन सॉफ्टवेयर्स को बताने की कोशिश की है जो अमूर्त होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों, मनोविज्ञान की उत्पत्ति फिलोसफी से हुई है, दर्शन शास्त्र से हुई है। और दर्शन में, फिलोसफी में हमारे चेतन को लेकर काफ़ी लंबे समय से अध्ययन होते रहे हैं, जहाँ पहले आत्मा के साथ इसको जोड़ा गया था, फिर आगे मन, मस्तिष्क और फिर चेतना। इस तरह से मनोविज्ञान का अध्ययन भी अलग अलग अर्थों में लगातार बना था। तो चेतन को लेकर लंबे समय से अध्ययन चल रहे थे। चेतन के ही बारे में हमारा दर्शन और पहले के जो प्रारंभिक मनोविज्ञान के अध्ययन करता थे वो चेतन को ही मुख्य भूमिका में रखते थे। लेकिन जब सिगमंड फ्राइड आए तो सिगमंड फ्राइड ने चेतन की जो संकल्पना थी उस संकल्पना को पूरी तरह बदल दिया। और इन्होंने कहा कि जिसको हम सब कुछ मानते थे, जो चेतन को ही सब कुछ माना करते थे, वो संपूर्ण मन मस्तिष्क का केवल 10% होता है। और एक बहुत बड़ा पार्ट जो हम महसूस नहीं करते हैं, जो दैनिक व्यवहार में या हमारी सतर्कता में या जागृत अवस्था में दिखाई नहीं देता, उसकी गतिविधियां हम समझ नहीं पाते हैं। एक बहुत बड़ा ऐसा पोर्शन है जो अचेतन होता है, जो हमारी सुप्तावस्था में रहता है। और वही मस्तिष्क का एक बड़ा भाग होता है जिसमें अथाह शक्तियां होती हैं, जो बहुत ज़्यादा एनर्जी के पावर्स को रखता है, बशर्ते कि हम उसको समझें, जानें। तो इस बारे में सिगमंड फ्राइड ने अचेतन के कॉन्सेप्ट को स्पष्ट करते हुए मेंटल लाइफ के स्टेजेस को बताया दोस्तों। और उन्होंने कहा कि संपूर्ण का केवल 1/10 या 10% हिस्सा चेतन होता है, बाकी सबसे बड़ा हिस्सा 90% जो है वो अचेतन होता है। और इसके अतिरिक्त फ्राइड ने कहा कि इन दोनों के बीच एक अर्ध चेतन भी होता है, जो दोनों के बीच की अवस्था मानी गई है। तो इस प्रकार सिगमंड फ्राइड ने हमारे संपूर्ण मेंटल कंपोनेंट को लेकर, हमारे मन मस्तिष्क को लेकर एक बड़ी थ्योरी दी है, जिसे कहा जाता है मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी, साइको एनालिटिक थ्योरी। तो समझते हैं सिगमंड फ्राइड की मनोविश्लेषणात्मक थ्योरी को। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत या साइको एनालिटिक थ्योरी। फ्रेंड्स, इस मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में फ्राइड ने लेवल्स ऑफ मेंटल लाइफ को बताया। लेवल्स ऑफ मेंटल लाइफ, लेवल्स ऑफ मेंटल लाइफ। लेवल्स ऑफ मेंटल लाइफ का मतलब हो गया जो हमारा मन मस्तिष्क है, इसके इन्होंने स्तर बताए। किसके स्तर? हमारे मन या मस्तिष्क के स्तर। मन या मस्तिष्क के इन्होंने 3 स्तर बताए। फ्राइड का मानना है कि हमारा संपूर्ण मन मस्तिष्क 3 स्तरों से मिलकर बना है। इसमें इन्होंने जो पहला स्तर माना दोस्तों, वो है हमारा चेतन मन। चेतन मन
कॉन्शियस माइंड। दूसरा है अचेतन मन। तो पहला है दोस्तों चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, दूसरा होता है अचेतन मन, और तीसरा फ्राइड ने माना है अर्धचेतन मन या फिर अनकॉन्शियस माइंड। इन तीनों स्तरों से लेकर हमारा संपूर्ण मेंटल कंपोनेंट बनता है। तो एक बार समझते हैं चेतन कैसे काम करता है, अचेतन कैसे काम करता है और अर्धचेतन कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये हमारे मेंटल लेवल हो गए तीन। पहला हो गया चेतन मन, दूसरा अचेतन और तीसरा अर्धचेतन। अगर हम चेतन मन की बात करें, चेतन मन जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है फ्रेंड्स, कॉन्शियस माइंड की बात करें तो कॉन्शियस को लेकर फ्राइड का कहना यह है कि ये संपूर्ण का केवल 10% होता है। कितना प्रतिशत? संपूर्ण का 10%, या फिर 1/10वां भाग होता है किसका? संपूर्ण मन मस्तिष्क का। तो सबसे छोटा पार्ट इसको माना गया है। इसके अलावा दूसरी बात क्या कहते हैं फ्राइड इसके लिए कि चेतन जो होता है यह हमारी जागरूक अवस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? जागरूक अवस्था होती है, जब हम जागृत होते हैं या फिर अवेयर होते हैं। तीसरी बात क्या कहते हैं चेतन मन के बारे में कि चेतन हमारे मन की वह अवस्था है या फिर हमारा मेंटल प्रोसेस का वह लेवल है जहां हम संवेदनाओं को प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं? संवेदनाएं प्राप्त होती हैं, प्रत्यक्षीकरण होते हैं, प्रत्यक्षीकरण होते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर भावनाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, विचार होते हैं, तर्क वितर्क होते हैं, कल्पनाएं होती हैं, और भी ऐसी कई सारी चीजें, कई सारे ऐसे मेंटल प्रोसेस, मानसिक प्रक्रियाएं जिन्हें हम जागृत रहते हुए या फिर जागरूक अवस्था में करते हैं, उसे कहा जाता है हमारा चेतन मन। यह 1/10वां हिस्सा होता है संपूर्ण का, या फिर 10% होता है संपूर्ण मन या मस्तिष्क का। देखिए यहां पर जागरूक अवस्था का मतलब क्या हो गया? जागरूक होना, जागृत होना या चेतन होना, इसका मतलब हो गया वह अवस्था जब हम संवेदनाएं प्राप्त करते हैं। संवेदनाएं प्राप्त करने का क्या आशय हो गया? हमने पीछे पढ़ा था सेंसेशंस, जहां हम सुन पाते हैं, देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, चीजों को सूंघ पाते हैं। तो संवेदनाएं जहां प्राप्त होती हैं वह अवस्था कहलाती है हमारी चेतन अवस्था, और यह हमारे मन मस्तिष्क का 10% हिस्सा होता है। हम जो चीजें सीखते हैं,
प्रारंभ में जो स्मृतियां होती हैं, जो अल्पकालिक स्मृतियां होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, प्रत्यक्षीकरण मस्तिष्क में होता है, इमोशंस होते हैं, भावनाएं होती हैं, कल्पनाएं होती हैं, ये सारी की सारी चीजें हमारी चेतन अवस्था से जुड़ी होती हैं। हम जब चेतन में होते हैं तब ही ये सारे के सारे मेंटल प्रोसेस हमारे मस्तिष्क में घटित होते हैं दोस्तों। अब सिगमंड फ्राइड कहते हैं कि इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक दूसरा हमारा पहलू होता है जो अचेतन मन होता है। ये अचेतन मन जो है हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो इसके साथ कनेक्ट होता है, और यह तब जाकर एक्टिव होता है जब हम जागृत अवस्था में नहीं होते हैं या फिर चेतन अवस्था में नहीं होते हैं। तो ये जो अचेतन है, अनकॉन्शियस माइंड, अगर हम इसकी बात करें दोस्तों तो ये सबसे बड़ा भाग है, यह सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा है तो कितना है ये 90% है संपूर्ण का, या फिर ये 1/9 भाग है, 1/9 भाग है, संपूर्ण का 90% है। अचेतन मन सबसे बड़ा भाग है और ये 90% है हमारे मन या मस्तिष्क का, या फिर 9/10 भाग है संपूर्ण का। और अगर हम आगे बात करें तो यह वह अवस्था है जब हम जागरूक नहीं होते, जागृत नहीं होते। तो ये वह अवस्था है जब हम जागृत नहीं होते। दूसरी बात, जो अचेतन होता है वह अचेतन दमित इच्छाओं का भंडार ग्रह होता है। किसका भंडार ग्रह होता है? दमित इच्छाओं का भंडार होता है यह। देखो दमित इच्छाओं का भंडार कैसे? दमित का मतलब ऐसी इच्छाएं जो दब गई हैं, जो पूरी नहीं हो पाई हैं। ऐसी इच्छाएं, ऐसी आकांक्षाएं कहाँ जाकर इकट्ठी हो जाती हैं? यह हमारे अचेतन में जाकर इकट्ठी हो जाती है, वहां जाकर रहती हैं। इसके अलावा जो दीर्घकालीन स्मृतियां होती हैं, दीर्घकालीन स्मृतियां होती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो होती हैं, वो दीर्घकालीन स्मृतियां भी कहाँ रहती हैं? अचेतन मन के साथ ही इनका संबंध होता है। इसके अतिरिक्त जो हम सपने देखते हैं, सपने होते हैं, कई सारी दबी हुई भावनाएं होती हैं, दमित भावनाएं होती हैं। उसके अलावा जो अनुभव होते हैं, ऐसे कई सारे पोर्शन जो हमारे अचेतन में रहते हैं, जिनका संबंध अचेतन के साथ में होता है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता क्या है हमारे अचेतन की दोस्तों? इस अचेतन को हम आसानी से चेतन में ला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आसानी से इसको हम चेतन में ला सकते हैं। आसानी से चेतन में इसको लाया जा सकता है। देखो आसानी से चेतन में कैसे लाया जा सकता है, बात करेंगे अपन। आसानी से चेतन में लाया जा सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो अचेतन के साथ में जुड़ी हुई हैं। अब एक बार आगे बात करते हैं हम अर्धचेतन की। अर्धचेतन जो है दोस्तों, ये चेतन और अचेतन दोनों के बीच की स्थिति है। चेतन व अचेतन के मध्य की स्थिति है, दोनों के बीच की स्थिति है, जहां कभी अचेतन का कनेक्ट होता है, कभी चेतन का कनेक्ट होता है। ये जो अर्धचेतन होता है, इसकी क्या विशेषता है? यहां हम जिन चीजों को भूल जाते हैं, तो भूल जाना या फिर वो चीजें तुरंत जैसे याद आ जाती हैं, तो उनका याद आना। कई बार परिचित नामों को हम भूल जाते हैं, तो परिचित नामों, परिचित रास्तों आदि को हम कई बार भूल जाते हैं। तो ये भी स्थिति कौन सी है? अर्धचेतन वाली स्थिति ही कहलाती है। कई बार हम बात करने के दौरान हमारी जीभ लड़खड़ा जाती है, तो जीभ के लड़खड़ाने का संबंध भी किसके साथ में होता है? इसका संबंध भी हमारे अर्धचेतन के साथ में ही होता है। अभी बात करेंगे कैसे होता है जीभ का लड़खड़ाना। ये भी अर्धचेतन के साथ ही जुड़ा हुआ बिंदु है दोस्तों। तो एक बार हम तीनों को तुलनात्मक समझेंगे, तीनों कैसे कैसे हमारे मेंटल पोर्शन के साथ में काम करते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पहला हमारा पोर्शन है हमारा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस।
दूसरा हमने देखा अचेतन, अचेतन जिसे हम कहेंगे अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। और तीसरा जो हमारा मेंटल लेवल का पोर्शन होता है वो है फ्रेंड्स सबकॉन्शियस, सबकॉन्शियस। एक बार कॉन्सेप्ट समझते हैं कैसे होता है। देखिए एक एग्जांपल देके मैं समझाता हूं। मान लीजिए आप एक नया मोबाइल फोन लेकर आते हैं और नया मोबाइल फोन लाए हैं आपने उसको रखा और बेडरूम में हैं, आप देख रहे हैं उसको, दिन का समय है, देखते देखते आपको नींद आने लगी है तो आपने फोन को बंद किया और तकिए के नीचे रखा और आप सो गए। जो ही आप सोते हैं तो आपके घर में एक छोटा भाई है जो आपसे छोटा है, यही कोई 8-9 साल का है। उसका बड़ा मन कर रहा है आपके मोबाइल को लेने का, वो चाहता उसके अंदर गेम खेलना, लेकिन जब उसने आपसे पूछा तो आपने उसको मना कर दिया, उसको मोबाइल नहीं दिया। अब वो चाह रहा है मोबाइल लेना, तो वो देखता है कि भैया को नींद आ गई। जो ही उसको लगता है नींद आ गई, वो तुरंत आपके कमरे में आता है, तकिए के नीचे हाथ डालता है और मोबाइल को वहां से निकालता है। जो इसने मोबाइल निकाला तुरंत आपने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला चुप वापस रख, कहां लेके जा रहा है फोन को। उसने कहा ओके, फोन वापस रखता है और बाहर खेलने चला जाता है। वो 15-20 मिनट 25 मिनट खेलता है और अब उसको लगता है कि अब भैया को नींद आ गई होगी। वापस से आता है कमरे में, वापस से आपके कमरे में आता है, तकिए के नीचे हाथ डालता है और मोबाइल लेके निकलता है। जो ही निकलने लगता है गलती से उसका पैर गेट के लग जाता है, दरवाजा बजता है और तुरंत आप बोलते हैं रुक रुक रुक, कहां जा रहा है, वापस रख, और उससे फोन वापस रखवा लेते हैं। वो वापस खेलने चला जाता है। अब फिर से 25-30 मिनट निकलते हैं, वो फिर सोचता है कि अब तो नींद आ गई होगी। वो वापस आता है और वापस आके चुपचाप आपके तकिए के नीचे से मोबाइल निकालता है, वहीं खड़ा खड़ा उसको पहले साइलेंट मोड पे करता है और उसके बाद पैटर्न लॉक खोलता है और बड़े आराम से गेम खेलना शुरू कर देता है और गेम खेलते खेलते बाहर आ जाता है और तब तक आपके मोबाइल का बैंड बजाता है जब तक आपकी नींद नहीं जग जाती है। अब देखो यहां पर मैंने 3 स्थितियां आपके सामने रखी। पहली स्थिति जब वो आपका फोन लेने आया था पहली बार, दूसरी स्थिति जब वो दूसरी बार लेने आया था, तीसरी स्थिति जब वो तीसरी बार लेने आया था। दोस्तों ये तीनों ही स्थितियां आपके सामने जो बोर्ड पे लिखी हैं मेंटल लेवल की, उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं हम। देखो पहली स्थिति कब, जब वो आपके रूम में आया और तुरंत आपने उसके हाथ लगाते ही हाथ को पकड़ लिया, तो हम उसको यहां हमारी चेतन अवस्था कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो ही थोड़ी सी आवाज हुई तुरंत हमें संवेदना प्राप्त हो गई और हम जागरूक अवस्था में थे ही, हमने उसको मना कर दिया। दूसरी बार जब रूम में आया तो निकाला तब आपको पता नहीं चला, लेकिन जो ही थोड़ा सा गेट बजा, गेट बजते ही तुरंत आपको पता लग गया, आपने उसको मना कर दिया। तो उस समय अवस्था थी अर्धचेतन, आप पूरी तरह चेतन में नहीं थे, इसीलिए उसको निकालने का मौका लग गया। लेकिन गेट बजा और आप वापस से तुरंत चेतन में आ गए और जो ही चेतन में आए तो आपको संवेदनाएं प्राप्त हुई और आपने उसको जाने से मना कर दिया, आपका मोबाइल बचा लिया। तीसरी बार, तीसरी अवस्था में क्या देखते हैं कि वो जब आता है आप गहरी नींद में हैं, जब आप गहरी नींद में हैं तो बड़े आराम से मोबाइल निकालता है और अपना काम करता है, आपको पता भी नहीं चल पाता। तो यह हमारी अचेतन अवस्था थी, जब हम जागरूक नहीं थे, जब हम संवेदनाओं को प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। उसने मोबाइल निकाला, इस बात का हमें पता नहीं चल पाया। तो सामान्यतया व्यवहार में जब हम गहरी नींद में होते हैं, बेहोशी में होते हैं या कोई व्यक्ति कोमा में चला जाता है तो उसे कहा जाता है अचेतन अवस्था। और सामान्यतया हम जब जागृत अवस्था में होते हैं, चीजों को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं और सारी गतिविधियां हमारे सामने से हो रही हैं, तो वह कहलाती है चेतन अवस्था। और कभी कभी दोनों के बीच की अवस्था होती है, जैसे आपने किसी दोस्त को देखा और सोचे अरे यार इसको देखा था, कहां देखा था, कहां देखा था, मैं जानता तो हूं इसको लेकिन मैं कैसे भूल रहा हूं। और जो ही वो जाता है 2 सेकंड बाद तुरंत आपको याद आ जाता है, हाँ ये तो मेरा दोस्त है जिसने मेरे साथ में ट्रेनिंग की थी, एसटीसी या बीएड किया था मेरे साथ। कई बार आप किसी शहर में जाते हैं और आपको जाना है, अमुक गली में चले जाते हैं दूसरी में, और तुरंत आपको याद आता कि नहीं ये यहाँ एक पेड़ था, यहाँ तो पेड़ है ही नहीं, यहाँ एक बड़ा सा हवेली थी वो भी यहाँ नहीं दिख रही है। तुरंत वापस आते हैं और आप जानते कि नहीं ये वाली गली थी। अब यहाँ पर हुआ क्या, आप परिचित नामों को भूले,
परिचित व्यक्ति को भूले, परिचित सीखी हुई चीजों को भूले, लेकिन पूरी तरह नहीं भूले, तो वो क्या हुआ, जब आप उनके साथ व्यवहार करना चाह रहे थे तब वो आपके चेतन में नहीं थे, लेकिन तुरंत चेतन में आ गए तो वो कहां थे, अर्ध चेतन में थे, तो पूरी तरह आप भूले भी नहीं और पूरी तरह आपको याद भी नहीं था। तो जब कभी परिचित नामों को भूल जाते हैं, परिचित रास्तों को भूल जाते हैं, या फिर हमारी जीभ कई बार लड़खड़ाती है चीजों को याद करने के दौरान, तो वह अवस्था हमारी अर्ध चेतन अवस्था कहलाती है दोस्तों। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहां से जुड़ी हुई है। पहली चीज ये कि हम जो कुछ भी सीखते हैं, जो कुछ भी हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है, वह संवेदना कहलाती है, और यह प्रक्रिया केवल और केवल चेतन अवस्था में होती है। अभी हम सीख रहे हैं, आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं चीजों को, तो हम चेतन अवस्था में हैं। मैं बोल रहा हूं, आप सुन पा रहे हैं, मेरे एक्सप्रेशन को आप देख पा रहे हैं, तो मैं भी चेतन में हूं, आप भी चेतन में हैं। अर्थात सीखने संबंधी समस्त जो गतिविधियां होती हैं वो चेतन में होती हैं। लेकिन हमारा जो ब्रेन होता है, इस ब्रेन की कैपेसिटीज चेतन अवस्था में एक लिमिटेशन तक होती हैं। जैसे आप कंप्यूटर के साथ जोड़ के समझिए इस चीज को। कंप्यूटर के पास मेमोरीज होती हैं, एक परमानेंट मेमोरी होती है, एक टेम्परेरी मेमोरी होती है। जो टेम्परेरी मेमोरी में होती हैं वो चीजें स्क्रीन पे चलती रहती हैं, आप उनको देख पा रहे होते हैं, लेकिन जब लाइट चली जाती है तो वो चीजें स्क्रीन से गायब हो जाती हैं। अगर वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं तो आप जब भी चाहें वापस कंप्यूटर को चालू करते हैं और वो आपके सामने प्रदर्शित होने लगती हैं। जो चीजें परमानेंट मेमोरी में है कंप्यूटर में, उनको जब वहां से आप लेकर आएंगे तब जाके वो आपके स्क्रीन पे आएगी, वरना स्क्रीन पे नहीं आएगी। ऐसे ही हमारे मस्तिष्क में कंपोनेंट होता है कंप्यूटर की तरह से दोस्तों। और असल में अगर आप डेप्थ में जाएंगे तो कंप्यूटर भी कहीं ना कहीं ब्रेन का जो कंस्ट्रक्शन है, ब्रेन की जो कार्य प्रणाली है, इसी के द्वारा उसको बनाने की कोशिश की गई है। ब्रेन की कॉपी करने की, नकल करने की कोशिश की गई है कंप्यूटर को बनाने के दौरान। अब देखो क्या होता है, हम जब चेतन में हैं, चीजों को सीख रहे हैं, चीजें मस्तिष्क में जा रही हैं, लेकिन मस्तिष्क एक लिमिट तक चीजों को ब्रेन में रखता है, चेतन में रखता है। अब जब ये चीजें चेतन से लगातार काम में नहीं आ रही हैं, व्यवहार में नहीं आ रही हैं, तो हमारा मस्तिष्क खुद इनको क्या करता है, चेतन से लेके अचेतन में शिफ्ट कर देता है। ठीक, हमने फिर कुछ नया सीखा और 2, 4, 5, 10 दिन उसको दोबारा रिवाइज नहीं किया तो वो चीज फिर से चेतन से लेके अचेतन में शिफ्ट हो गई। ऐसे लगातार हम जब से समझने लगे हैं तब से जितनी भी चीजें देखी हैं, सुनी हैं, जानी हैं, समझी हैं, सीखी हैं, या संवेदनाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंची हैं, वो सब की सब कहां जाकर सेव हो रही हैं, हमारे अनकॉन्शियस में जाकर, हमारे अचेतन में जाकर वो सब इकट्ठी हो रही है। इसीलिए एक बार जो चीज आपने सीख ली, एक बार जिस चीज से आप रूबरू हो गए, उसको अगर आप 10 साल बाद, 15 साल बाद भी उसके साथ आपका आमना सामना होता है तो बहुत थोड़े से प्रयासों के बाद ही उसको आप पुनः स्मृति में ला पाते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो आपके चेतन में नहीं थी, 15-20 साल का गैप लग गया था, तो कहां थी, अचेतन में चली गई थी। जो ही आपको आवश्यकता हुई चेतन में, वो अचेतन से निकलकर चेतन में आ गई। इसका मतलब 2 चीजें हैं यहां पर। एक चीज तो ये कि जो कुछ भी हमने देखा, जो भी सुना, जो भी संवेदनाएं मस्तिष्क को पहुंची, वो कभी भी डिलीट नहीं होती है। हमेशा याद रखो, सामान्यतः क्या कहते हैं, मैंने पढ़ा और मैं भूल गया, मेरी सब चीज खत्म, ऐसा नहीं होता है। जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने सीखा, वो परमानेंट कभी डिलीट नहीं होता मेरे दोस्त। वो सिर्फ आपके कॉन्शियस में नहीं रहता है, वो अनकॉन्शियस में चला जाता है। आपने कोई दुखद घटना देखी जो आपको बहुत सदमा पहुंचाती है, बहुत दुख पहुंचाती है, और बहुत लंबा समय निकल गया, वो घटना दोबारा कभी आपने याद ही नहीं की, लेकिन उससे संबंधित कोई भी वृत्तांत, कोई भी इवेंट जीवन में आता है, तुरंत पिक्चर की तरह से वो सारी घटना आंखों के सामने आने लगती है। इसका मतलब कहां डिलीट हुई बताओ? अगर डिलीट हो जाती तो आंखों के सामने कैसे आती? तो भाई वो अचेतन में थी, वहां से निकलकर आ रही है। तो पहली चीज क्या, इस मेंटल प्रोसेस को समझिए आप। अगर गलत चीज एक बार ब्रेन में चली गई, नेगेटिव चीज एक बार ब्रेन में चली गई, तो वो डिलीट नहीं होगी, वो परमानेंट मेमोरी में चली जाएगी, और जब कभी उससे संबंधित इवेंट होगा, वापस आपको मानसिक रूप से परेशान करने लगेगी। अब इसी बात को हम पॉजिटिव वे में देखते हैं। पॉजिटिव वे में क्या?
पॉजिटिव वे में जो कुछ आप सीख रहे हैं, आपने एक बार सीखा, उस चीज़ को अच्छे से याद किया, मेमोराइज किया, लेकिन अगर आप उसको 5, 6, 7, 8 दिन तक रिवाइज नहीं करते हैं तो ये जो चेतन है ये बड़ा होशियार है, बड़ा कलाकार है। ये बोलता है कि ये फाइल किसी काम की नहीं है, आजकल ये किसी काम में नहीं आ रही, तो इसको यहाँ से निकालो और स्टोर में डाल दो। स्टोर में डाल देगा। अब उसके बाद क्योंकि चेतन तो लगातार काम कर रहा है, यहाँ तो विचार चल रहे हैं, सैकड़ों विचार, लाखों विचार रोज हमारे दिमाग में आते हैं, तो ये नए विचार आ रहे हैं, नई चीजें सीख रही हैं चेतन में, तो फिर नया बन रहा है। तो जो नया सीखा आपने उसको फिर से आपने 5-7 दिन काम में नहीं लिया, रिवाइज नहीं किया, तो ये चेतन बोलेगा इसको फिर से हटाओ, इसको वापस ले जाके अचेतन में डाल देता है। तो जो चीजें चेतन में सीख रहे हैं वो लगातार एक समय के बाद अचेतन में जाके शिफ्ट होती रहती है। एक चीज आपने आज सीखी और उसको 1 महीने तक रिवाइज नहीं किया तो वो अचेतन में नीचे दब गई, उसके ऊपर एक फाइल, फिर दूसरी फाइल, फिर तीसरी फाइल, फिर चौथी फाइल आ गई। अब आप जब उसको वापस से याद करना शुरू करते हैं, उससे संबंधित क्वेश्चंस को देखते हैं, तो आपको वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं। आप बोलेंगे यार ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो याद भी किया था, मैंने समझा भी था, ये आंसर मुझे क्यों नहीं आ रहे हैं? भाई इसलिए नहीं आ रहे हैं कि वो फाइल आपके नीचे दबी हुई है। कहां दबी हुई है? अचेतन में दबी हुई है। अब वहां से आप उसको निकालेंगे, वापस चेतन में लेकर आएंगे, तब जाके चीजें वापस से रिकॉल आना शुरू होगी और तब जाके आपका टॉपिक क्लियर होगा। इसका मतलब आपको प्रोसेस समझ में आया? अगर आपको चीजों को लगातार चेतन में बनाए रखना है तो आपको उनको रिवाइज करना पड़ेगा, बार बार व्यवहार में रखना पड़ेगा, बार बार व्यवहार में लाना पड़ेगा, वरना यह चेतन खुद उनको अचेतन में शिफ्ट कर देगा। कई बार आप देखते हैं एग्जाम देने के दौरान, जब आप एग्जाम दे रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। आप बहुत कोशिश करते हैं, सोचते हैं अच्छा बिल्कुल मुझे ध्यान है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था, सर ने बहुत बढ़िया से समझाया था, लेकिन मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा। आपको लगा बिल्कुल आने ही वाला है, आने ही वाला है, लेकिन आ नहीं रहा। तो यह कौन सी अवस्था हो गई? यह हो गई हमारी अर्धचेतन की अवस्था, जहां चीजें अचेतन में तो नहीं है पूरी तरह से, लेकिन चेतन में भी नहीं है, दोनों के बीच में है। अब यहां 2 बड़े संकट हैं पढ़ाई के दौरान। एक संकट ये अर्धचेतन वाला, चीजें जो है एग्जाम में याद नहीं आती, एग्जाम निकलने के बाद याद आती हैं। जब कोई पूछता है तब याद नहीं आती, फिर बाद में याद आ जाती हैं। एग्जाम हॉल से निकलने के बाद कई सारे क्वेश्चन याद आते हैं बिल्कुल ऐसे कैसे, लेकिन वहां नहीं आ रहे थे। समस्या का कारण आपको समझ में आ गया? क्यों नहीं आ रहे थे? क्योंकि वो हमारे कॉन्शियस में नहीं थे। कॉन्शियस मशीन की तरह काम करता है, ये कुछ नहीं जानता, इसको नहीं पता क्या काम का है और क्या काम का नहीं है। आपको तय करना है आपके काम का क्या है। जो आपके काम का है उसको बार बार रिवाइज करो, बार बार उसको काम में लेते रहो। अगर काम में लेते रहेंगे तो चीजें कॉन्शियस में रहेगी, और कॉन्शियस में रहेगी तो आपको एग्जाम भी कॉन्शियस में ही देना है। जब एग्जाम में हॉल में बैठे होंगे ना, तो आप चेतन अवस्था में होंगे, अचेतन में थोड़े ना होंगे, चेतन में होंगे ना, तो चीजें सारी कॉन्शियस में होनी चाहिए। इसीलिए बार बार अभ्यास करने की बात कही जाती है दोस्तों। यह है सिगमंड फ्रायड का कहना कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के बारे में। थोड़ा क्लियर हुआ? एक बार फिर से देखते हैं। दूसरा सबसे बड़ा पोर्शन जिसको अचेतन कहा है, यह सबसे बड़ा पोर्शन है। और मजे की बात यह है कि मोस्ट ऑफ द पीपल इस अनकॉन्शियस को काम में नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा सारा का सारा काम जो होता है चेतन से ही चल जाता है। अचेतन का कोई बड़ा हमारा यहाँ यूज ही नहीं होता है। ऐसा माना गया है कि जो बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो भी हमारे ब्रेन का बहुत कम पार्ट काम में ले पाए हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन जो सबसे बड़े आईक्यू वाले व्यक्ति माने गए हैं, जिनके ब्रेन की क्षमताएं बहुत ज्यादा लेवल पे मानी गई हैं, ऐसा माना जाता है, एग्जैक्ट कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन्होंने भी अपने मस्तिष्क का 10-15% ही काम में लिया था। बाकी रिमेनिंग जो है वो सारा का सारा उनकी बॉडी के साथ खत्म हो गया, चला गया। अब आप सोचो, जब इतने बड़े मनोवैज्ञानिक ही इतना कम काम में ले पाए हैं, तो हम तो कितना प्रतिशत हमारे ब्रेन को काम में लेते होंगे। हमारा जो अचेतन होता है, अनकॉन्शियस होता है, ये अथाह शक्तियों का मालिक होता है, अथाह भंडार यहां पर होते हैं। आप कई बार देखते हैं कि कई बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, या जिनको बड़े बड़े हम देवता मान लेते हैं, बड़े बड़े महापुरुष मान लेते हैं, उनमें इतनी कई सारी क्षमताएं आ जाती हैं, कई सारे पावर्स आ जाते हैं, उनकी मेमोरीज काफी बढ़ जाती हैं, कई सारी ऐसी अद्वितीय क्षमताएं उनमें बन जाती हैं जो अन्य व्यक्तियों में नहीं होते हैं। इन सबके पीछे दोस्तों कारण होता है उनका अनकॉन्शियस माइंड।
उन लोगों ने अपने अनकॉन्शियस को काम में लेना सीख लिया, अनकॉन्शियस से वो कनेक्टिविटी बना लेते हैं, और जब अनकॉन्शियस से कनेक्टिविटी बना लेते हैं, अनकॉन्शियस के पावर को काम में लेना शुरू कर देते हैं, तो कॉन्शियस में या सामान्य चेतन व्यवहार में कई सारी अथाह शक्तियां व्यक्ति को प्राप्त हो जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा पावर है जो ईश्वर ने आपको पैदा होने के साथ आपके ब्रेन में डाल के भेज दिया। आज के बाद कभी भी एक तो ये बात मत बोलना कि मैं चीज़ों को भूल जाता हूँ, दूसरी बात चीज़ें मुझे याद नहीं रहती हैं, तीसरी बात मेरे ब्रेन में कैपेसिटी ही नहीं है, अब मैं और ज़्यादा नहीं सीख सकता। आज तक दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जिसके ब्रेन पर यह मैसेज आया हो कि मेमोरी फुल। कंप्यूटर पे आता है ना कि मेमोरी फुल, मोबाइल में आता है मेमोरी फुल, ऐसा यहां कोई मैसेज आज तक नहीं आया। हम जीवन भर जितना फीडिंग करें, जितना सीखें, वो सारा का सारा सेव होता रहता है, कभी भी हमारी मेमोरी फुल नहीं होती। उम्र खत्म हो जाती है लेकिन मेमोरी, ब्रेन्स के पावर कभी खत्म नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? कि ये अचेतन एक बड़ी अथाह क्षमता वाला मेमोरी वाला पार्ट हमारे ब्रेन में फिट होता है। हम जो कुछ चेतन में सीखते हैं उनको ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्शियस अचेतन में शिफ्ट करता रहता है, लगातार करता रहता है। आप चाहो या ना चाहो, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस लगातार चलती रहती है। अब ये तो ऑटोमेटिक होता है, लेकिन अगर आप ऐसी क्षमता डेवलप कर लो, इस तरह की कैपेसिटी हमें आ जाए, एक बात हमारे समझ में आ जाए कि जो चीज़ें हमारे अचेतन में हैं हम उनको चेतन में ला सकते हैं। अगर ये चीज़ हमें समझ में आ जाए कि अचेतन की चीज़ें चेतन में आसानी से लाने लगे, तो जो कुछ हमने सीखा है, जो कुछ हमने पढ़ा है, जो कुछ अनुभव लाइफ में अब तक रहे हैं, वो बहुत आसानी से हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं दोस्तों। तो अनकॉन्शियस की चीज़ों को कॉन्शियस में कैसे लाया जा सकता है, एक बड़ा प्रोसेस है। मनोवैज्ञानिक यहाँ पर बहुत रिसर्च कर रहे हैं, काफ़ी बड़ा हॉट टॉपिक है रिसर्च का वर्तमान में और काफ़ी लंबे समय से। लेकिन एक बहुत छोटी सी एक्टिविटी मैं आपको बताता हूं जहां से कुछ हद तक आप आपके अनकॉन्शियस से कनेक्टिविटी बना सकते हैं। इसके लिए एक अहम चीज है कंसंट्रेशन। जब आप पूरी तरह से ध्यान में होते हैं, आपकी समस्त ज्ञानेंद्रियां सीखने पर या एक ही विषय पर केंद्रित होती हैं, आपके विचार, आपका थॉट प्रोसेस जब एक ही जगह केंद्रित हो जाता है, उस समय अचेतन से कनेक्शन बनने लगते हैं और सीखने की गति बहुत तेज बन जाती है। बहुत फास्ट, फटाफट हम चीजों को सीखने लगते हैं। कई बार आपने महसूस किया होगा, किसी दिन आप पढ़ने बैठे और 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए, पता ही नहीं चला समय कब निकल गया। कई बार ऐसा होता है, जो कुछ सीखा वो फटाफट पूरा याद भी होता चला गया, पता उस समय क्या हो रहा होता है। ये सब आपने महसूस किया होगा, लाइफ में आपके भी होता है। जब इस तरह से फटाफट सीखने की स्थिति बन रही होती है, तब हमारा कॉन्शियस के साथ कनेक्शन बना रहा होता है, पूरा कंसंट्रेशन होता है, तो चीजें अचेतन की चेतन में आने लगती है। फटाफट हमें सारा का सारा याद भी होने लग जाता है। कई बार इस तरह का समय होता है कि जो पीछे की चीजें हैं सारी फटाफट याद आने लगती हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कंसंट्रेशन होना चाहिए। आप अगर अभी रीट के एग्जाम को आपने गोल बनाया हुआ है, तो रीट का सिलेबस, रीट का टॉपिक, रीट का कंटेंट, उसी के ऊपर पूरा 100% फोकस हो। उससे क्या होगा, आपके चेतन का जो मेजर कंटेंट है, चेतन का जो मेजर थॉट प्रोसेस है, हमारे विचारों की जो प्रक्रिया है, उस विचारों की प्रक्रिया में रीट के कंटेंट की मात्रा ही ज्यादा रहेगी, तो अनकॉन्शियस के साथ कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा और हमारा सीखना आसान हो जाएगा और सफलता बड़े आसानी से हम अचीव भी कर पाएंगे फ्रेंड्स। तो एक बड़ा वाइड टॉपिक है कॉन्शियस और अनकॉन्शियस। मैंने थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश की चेतन, अचेतन और अर्धचेतन के माध्यम से। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो अचेतन होता है, यह दमित इच्छाओं का भंडार होता है। दमित इच्छाओं का मतलब हो गया कि ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पाई हैं। आप कभी बाजार में गए, आपने वहां देखा कि ये जींस मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ले नहीं पाए क्योंकि जेब में पैसे नहीं है। जब आप ले नहीं पाए तो उस समय क्या हुआ, आपने इस इच्छा को दबा दिया। आप चाहते तो हैं लेकिन ले नहीं पा रहे क्योंकि पैसे नहीं है। तो ये इच्छा कैसी हो गई, दमित हो गई, दब गई। अब ये चेतन में तो नहीं है, लेकिन कहां चली गई, अचेतन में चली गई। अब उसके बाद जब रीट में सिलेक्शन हो जाता है, आपका जॉब लग जाता है, पहले महीने की सैलरी मिलती है, तो पहले महीने की सैलरी लेते ही आप सीधे उसी दुकान पे जाते हैं और उसी जींस को निकलवाते हैं और उसको परचेज कर लेते हैं, क्योंकि अब आपके जेब में पैसा है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसीलिए हुआ कि वो आपकी दमित इच्छा थी, जो दमित होकर
अचेतन में दबी हुई थी, अब जब भी आपको मौका मिला तुरंत वो व्यवहार में चेतन में आ गई और आपने उसको पूरा भी कर लिया। तो दोस्तों ये चीजें होती हैं हमारे कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस को लेकर। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा कि हर चीज जो हमारे चेतन में होती है वो अचेतन में जाकर सेव हो जाती हैं। इसीलिए आज के बाद उन्हीं चीजों के साथ आप रूबरू होइए, उन्हीं विचारों को मस्तिष्क में लेकर आइए, उन्हीं गतिविधियों में शामिल होइए जिनको आप आने वाले जीवन में वापस लाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये गतिविधि मुझे मेरे जीवन में दोबारा नहीं चाहिए, इस तरह का व्यवहार, इस तरह के विचार, इस तरह का काम मुझे मेरे जीवन में आगे नहीं चाहिए, तो चेतन में, वर्तमान में उसमें शामिल मत होइए, क्योंकि शामिल हो गए तो वो अचेतन में चली जाएगी और आगे वापस से कभी ना कभी 100% आपके रिफ्लेक्शन में आएगी, 100% आपके व्यवहार में आएगी। आप उनसे भाग ही नहीं सकते, बच ही नहीं सकते। तो गांधी जी ने सही कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। तो वही वाली बात है, क्यों नहीं कहा, क्यों नहीं करना ऐसा? क्योंकि चेतन में जो चीजें हैं वो अचेतन में जाकर सेव हो जाती हैं। दूसरी चीज, हम जो चीजें वर्तमान में चाहते हैं, जिस तरह की मेमोरीज, जो आपका कंटेंट हमें चाहिए रीड पास करने के लिए, वो चेतन में बना रहना चाहिए। इसके लिए बार बार रिवीजन करते रहिए, उन टॉपिक्स को बार बार आपके व्यवहार में लाइए, क्योंकि आपने सीख लिया, समझ में आ गया, याद भी हो गया, आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट, सीडीपी तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं, 30 नंबर मेरे पक्के हो गए। लेकिन भाई आपको लगता है आपके ब्रेन में ही, आपके ब्रेन में ये कहीं भी नहीं गई वो, लेकिन वो अचेतन में है। तो चेतन में कब बनी रहेगी? जब बार बार आप उनका रिवीजन करते रहेंगे, उनको सीखते रहेंगे। चलिए थोड़ा सा और डिटेल से समझते हैं किस तरह से हमारा ये कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस काम करता है। सिगमंड फ्राइड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, जैसा कि मैंने डिस्कशन किया आपके साथ, ये न्यूरोसर्जन है, वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। फ्राइड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में मानव मन के 3 भेद या अवस्थाएं प्रतिपादित की, जिसे फ्राइड ने लेवल्स ऑफ मेंटल लाइफ कहा। 3 हैं, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। देखो यहां पर सिगमंड फ्राइड ने आइसबर्ग से इसकी तुलना की थी, और आइसबर्ग से तुलना करके कहा कि जैसे एक बर्फ के टुकड़े को पानी में डाला जाता है तो उसका 90% पार्ट पानी में चला जाता है और 10% पार्ट ही बाहर रहता है। तो आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, ये जो 90% पार्ट है, ये नीचे वाला जो है ये पानी में है, और ये 90% पार्ट जो पानी वाला है, इसे फ्राइड ने कहा है अचेतन मन। और जो ऊपर वाला भाग है जो आपका पानी में नहीं है, इसे फ्राइड ने कहा है चेतन मन। ये वाला ऊपर वाला जो है, इसको इन्होंने कहा है चेतन मन। और इन दोनों के बीच की जो अवस्था है, इसको फ्राइड ने कहा है अर्धचेतन मन। तो पानी के साथ, पानी में डूबे हुए पहाड़ के साथ तुलना करते हुए फ्राइड ने इसको समझाने की कोशिश की है। संपूर्ण मन का 10% पार्ट होता है चेतन, कॉन्शियस। चेतन मन का वर्तमान से संबंध होता है। चेतन मन व्यक्ति की जागृत अवस्था होती है। चेतन अवस्था में विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, संवेदनाएं, ज्ञानेंद्रियों के अनुभव प्राप्त होते हैं। चेतन में प्रत्यक्षीकरण होते हैं, पढ़ा था हमने पीछे, परसेप्शंस। चेतन में तर्क संगत विचार होते हैं, योजनाएं होती हैं। चेतन में लैंग्वेज होती है, समस्त भाषा जो है वो कॉन्शियस माइंड में ही काम करती हैं। तथ्य होते हैं, आंकड़े होते हैं। चेतन में इच्छा शक्ति होती है, अल्पकालिक स्मृतियां होती हैं, तार्किक और गहन सोच होती हैं। चेतन में भावनाएं होती हैं, कल्पनाएं होती हैं। ये सारी की सारी चीजें हम जहां एहसास करते हैं, जहां महसूस करते हैं, जहां इनको वैचारिक प्रक्रिया में लेके आते हैं, वह हमारे मानव मस्तिष्क की चेतन अवस्था कहलाती है। दोस्तों आगे चलते हैं अचेतन मन की ओर। अचेतन मन जो सबसे बड़ा पार्ट है, 90% होता है या 9/10वां हिस्सा होता है। यह मन या मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। व्यक्ति की सुप्त अवस्था इसको कहते हैं। यह चेतन में महसूस नहीं होती है, चेतन में प्रत्यक्ष व्यवहार में हमें इसका एहसास नहीं होता है। फ्राइड ने अचेतन मन को सर्वाधिक महत्व दिया है। अचेतन मन का वह हिस्सा है जिसके बारे में व्यक्ति जागरूक नहीं होता है, अवेयर नहीं होता है। हम में से किसी को भी इस टॉपिक को पढ़ने से पहले शायद पता नहीं होगा कि हमारे पास इतनी अथाह शक्तियों का भंडार अनकॉन्शियस माइंड है। क्यों नहीं था ऐसा? क्योंकि हम इसके प्रति जागरूक नहीं थे। अचेतन को दमित इच्छाओं का भंडार भी कहा जाता है। जो भी इच्छाएं हमारी पूरी नहीं होती वो अनकॉन्शियस में जाकर सेव हो जाती हैं।
अचेतन की जानकारियों या सूचनाओं को आसानी से चेतन में लाया जा सकता है। फ्राइड ने कहा कि यह अचेतन है जो व्यक्ति की सच्ची भावनाओं और विचारों को उजागर करता है। देखो, सच्ची भावनाओं और विचारों का मतलब यहां पर क्या है, सच्ची शब्द को समझिए। भावना और विचार तो चेतन में भी थी, लेकिन यहां पर सच्ची भावना, सच्चे विचारों की बात कर रहे हैं दोस्तों। देखो, चेतन में क्या होता है कि चेतन में व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को, सामने वाली स्थिति को देखकर अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेता है, क्योंकि वह जागरूक है, क्योंकि वह चेतन है। अगर मान लीजिए किसी एक्स दोस्त ने वाई दोस्त को पूछा, डू यू लव मी, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? अब जिससे पूछा, जिसको आंसर देना है, अगर वह चेतन अवस्था में है और उसको लगता है कि मैंने मना किया तो ये नाराज हो जाएगा या फिर नाराज हो जाएगी, तो वो क्या करेगा, जानबूझ के ऐसा व्यवहार बनाएगा, बोलेगा यस एब्सोल्युटली, मैं आपसे बढ़कर किसी से करता ही नहीं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। एक महीने बाद पता लगता है कि सच्चाई कुछ और ही थी, जो दिख रहा था, जो कहा जा रहा था वो नहीं था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चेतन में हम हमारे व्यवहारों में चीजों को बदल लेते हैं, लेकिन जो हमारा अनकॉन्शियस होता है, अचेतन होता है, उसके प्रति हम जागरूक नहीं होते, उसके व्यवहारों को स्थितियों के और सामने व्यक्तियों के अनुसार बदल नहीं पाते हैं। इसलिए लोग बोलते हैं कि नींद में कोई बोलता है वो सच होता है। कई बार व्यक्ति ड्रिंक कर लेता है, नशे के हाल में होता है और फिर मस्त हाथी की तरह पता नहीं क्या क्या बोलता है। हम बोलते हैं ये जो बोल रहा है सही सही बोल रहा है। क्यों बोल रहा है सही सही? क्योंकि जब नशे में है तो नशे में क्या होता है भाई, नशे में जो अल्कोहल होती है या कोई भी जो नशीला पदार्थ होता है वो हमारे कॉन्शियस को प्रभावित करता है, चेतन को थोड़ा सा वो पेसिव कर देता है, चेतन को पेसिव कर देता है। ज्ञानेंद्रियों से संवेदनाएं उतनी पर्याप्त अब नहीं हो पाती जितनी इस नशे की हालत से पहले थी, तो थोड़ा सा पेसिव हो जाता है। और जब चेतन पेसिव होता है तो अचेतन एक्टिव हो जाता है। हमेशा याद रखो, जब हम नींद में होते हैं तो चेतन तो पेसिव है लेकिन अचेतन एक्टिव हो जाता है। जब बेहोशी में है चेतन पेसिव है लेकिन अचेतन एक्टिव हो जाता है। एक कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिक ब्रेन में ये सब चलता रहता है। अब जब अचेतन एक्टिव हो गया है और अचेतन के द्वारा जो बात बोली जा रही है वो सच है, वो सच है क्योंकि वो जागरूक नहीं है, वो चेतन चीजों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। इसीलिए कहा है कि सच्ची भावनाओं और विचारों को उजागर कौन करता है? अचेतन करता है। कई बार जब लोग गुस्से में होते हैं, बहुत तेज क्रोध में होते हैं या बहुत तेज भावनाओं में होते हैं या फिर नशे में होते हैं तो काफ़ी सारी सही सही बातें बोल देते हैं। फ्राइड ने इन सबको जानने के लिए, अध्ययन करने के लिए कुछ विधियां भी दी हैं जिनको विश्लेषणात्मक मेथड्स कहा जाता है, जिनके ऊपर बड़ा काम चल रहा है। एक परामनोविज्ञान हमारे मनोविज्ञान की शाखा है, वहां पर इस तरह के अनसुलझे रहस्यों के बारे में अध्ययन किया जाता है जो हमारे अचेतन में घटित होती हैं, जो अस्तित्व को लेकर बातें करती हैं। तो ये अचेतनी होता है दोस्तों, जो सच्ची भावनाओं और विचारों को उजागर करता है। कुछ बिंदु और देखते हैं अचेतन को। सम्मोहन, मुक्त संगति, स्वप्न विश्लेषण जैसी कुछ विधियां हैं मनोविज्ञान में, जिन विधियों के द्वारा अचेतन में पहुंचने और समझने की विभिन्न प्रकार की मनोविश्लेषणात्मक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। सम्मोहन आप जानते होंगे, सामने वाले व्यक्ति को सम्मोहित कर लिया जाता है, फिर एक बार जब वो सम्मोहित हो गया, हमारे साथ कनेक्ट हो गया, तो जैसा हम कहते हैं वैसी ही गतिविधियां वो करने लगता है। तो सम्मोहन में क्या करते हैं, सम्मोहन होने के बाद क्योंकि उसका ब्रेन हमारे साथ कनेक्ट हो जाता है एब्स्ट्रैक्ट रूप से, अमूर्त रूप से, तो उसमें क्या चीजें हैं, क्या चीजें चल रही है, उनको हम काफी हद तक जान पाते हैं। इसे कहते हैं सम्मोहन। ऐसे ही मुक्त संगति होती है, ऐसे ही जो सपने आते हैं, ड्रीम्स होते हैं, उनको सुनकर, उनके बारे में जांच कर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं कि यह सपना अगर व्यक्ति ने देखा तो मस्तिष्क में किस तरह की संरचना होगी, अचेतन में क्या चल रहा होगा। तो ये कुछ टेक्निक्स है, कुछ चीजें हैं जिसके द्वारा अचेतन तक पहुंचने का और समझने की कोशिश की जाती है मनोविश्लेषणात्मक तकनीकों के द्वारा, एनालिटिक टेक्निक्स के द्वारा। फ्राइड क्या कहते हैं, सपने, ड्रीम्स अचेतन तक पहुंचने के लिए सहायक सड़क होते हैं, द रॉयल रोड टू द अनकॉन्शियस।
सपने हमें अचेतन का पता लगाने की अनुमति देते हैं। ड्रीम्स सपनों को लेकर बड़ा विचित्र सा एक कॉन्सेप्ट है। आपने भी कभी महसूस किया होगा, सपने जब आते हैं, आप गहरी नींद में होते हैं तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, क्या क्या देखते हैं। आपने क्या क्या देखा? उस समय तो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था जब आप सपने में थे, लेकिन जब आप सपने से जाग जाते हैं, अर्थात अचेतन से चेतन में आ जाते हैं, जब चेतन में आते हैं तो वो अचेतन में क्या चीजें थी सब गायब हो जाती हैं। थोड़ा 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 आंशिक आपको याद रह पाता है कि हाँ ऐसा देखा था, ऐसा देखा था, ऐसा देखा था। तो वो चीजें क्या है, उस समय क्या चल रहा था हमारे मस्तिष्क में, कौन सा पार्ट है, क्या चीजें हैं जो हम समझ नहीं पा रहे हैं चेतन अवस्था में। तो इन सबको जानने के लिए सपने एक माध्यम होते हैं इस एनालिटिक थ्योरीज में। अचेतन मान्यताएं, भावनाएं, आदतें, मूल्य आदि सब चीजों को रखता है। हमारे जो बिलीफ्स होते हैं वो अचेतन में ही सेव रहते हैं। हमारे जो इमोशंस होते हैं अचेतन में होते हैं। देखो, इमोशंस का प्रकटीकरण संवेगों के रूप में चेतन में होता है, लेकिन इनका कनेक्शन अचेतन से होता है। ऐसे हमारे जो बिलीफ्स होते हैं, मान्यताएं होती हैं, धारणाएं होती हैं, ये अचेतन में होती हैं, लेकिन व्यवहार में प्रकटीकरण इनका चेतन में होता है। हैबिट्स, कई सारी हैबिट्स ऐसी होती हैं जो एक बार बन जाती हैं, अचेतन में चली जाती हैं, तो जब भी हम उस गतिविधि को दोबारा करने लगते हैं तुरंत वो चीज़ें वापस आने लगती हैं। जैसे अगर आदमी ने एक बार तैरना सीख लिया, बढ़िया से तैरना उसको आ गया, अब 2, 3, 4, 5 साल तक पानी उसको मिला भी नहीं और अचानक से 10 साल बाद पानी में गिर जाता है तो कभी भी नहीं मरेगा, वो तुरंत तैरना शुरू कर देगा, क्योंकि जो तैरने की हैबिट उसमें बन गई थी, जो स्किल उसमें बन गया था, वो अचेतन में था, अभी चेतन में आके उसकी मदद करने लगा है। वैल्यूज भी अनकॉन्शियस से रिलेटेड होती हैं। सुरक्षात्मक प्रतिक्रियाएं, प्रोटेक्टिव एक्शंस, दीर्घकालीन स्मृति आदि, ये सब चीजें किससे जुड़ी होती हैं? हमारे अचेतन से जुड़ी होती है, अनकॉन्शियस से जुड़ी होती हैं। फ्रेंड्स देखो, एक डायग्राम आप देख पा रहे हैं। डायग्राम में क्या देख रहे हैं? ये महिला जो है सोफे पर है और इसके साथ कई चीजें दिख रही हैं आपको। एक ड्रीम्स में इसमें चल रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ ये चीजें देख रही हैं। तो ये अचेतन की स्थिति होती है। आपको मैंने पीछे बताया था कि एक आइसबर्ग का जो पानी में डूबने वाला पार्ट होता है वो अचेतन होता है, तो यहीं पे उसको बताने की कोशिश की गई है। आगे चलते हैं अर्धचेतन की ओर। जैसा कि मैंने आपसे डिस्कशन किया भाई, चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था कहलाती है सबकॉन्शियस माइंड, अर्धचेतन अवस्था, जो दोनों के बीच में होती हैं। यहाँ चीज़ों का याद आना, उनको भूल जाना, परिचित नामों को भूल जाना, जीभ का लड़खड़ाना आदि सारी परिस्थितियाँ चलती रहती हैं। यहाँ पर देखो, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों के बीच कनेक्शन बनाने की कोशिश रहती है। इन दोनों के बीच की जो स्थिति है वो अर्धचेतन कहलाती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर हमने चेतन को समझा, अचेतन को समझा और अर्धचेतन को भी समझा। सिगमंड फ्राइड की एक आइसबर्ग थ्योरी थी, जहां पर उसने इस बर्फ के टुकड़े के साथ चेतन अचेतन को समझाने की कोशिश की। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कि पानी में ये 90% पार्ट पानी में है, 90% पार्ट, ये जो 90% पार्ट पानी है इसको फ्राइड ने सब अनकॉन्शियस कहा, अचेतन कहा फ्राइड ने इसको। और जो पानी के ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये संपूर्ण का 10% है, जिसे फ्राइड ने कहा चेतन। पीछे भी हम जान चुके हैं इस चीज को। और ये जो दोनों के बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, जो कभी पानी में जाता है कभी नीचे आ जाता है, इसको फ्राइड ने कहा है अर्धचेतन। और क्योंकि इन्होंने मेंटल लेवल्स की तुलना एक आइसबर्ग के साथ की, इसलिए इस थ्योरी को आइसबर्ग थ्योरी भी कहा जाता है। तो पानी में डूबा हुआ भाग हमारा अचेतन होता है, पानी से बाहर वाला चेतन होता है, और जो पानी की सतह पर या तीर पर होता है वो अर्धचेतन कहलाता है। तो फ्रेंड्स, हमने साइको एनालिटिक थ्योरी में मन के तीनों लेवल्स को समझने की कोशिश की, चेतन, अचेतन और अर्धचेतन को। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका लाइफ के साथ बड़ा रिलेशन है। यहाँ से क्वेश्चंस तो बनते ही हैं, लेकिन हमारे खुद के दैनिक व्यवहार के साथ बड़ा रिलेशन है। 2 बातें आपको ध्यान रखनी, मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। हमने जो आज पढ़ा पूरे उसका जिस्ट ये है कि कभी भी कोई भी नेगेटिव चीज़ आपके ब्रेन में नहीं जानी चाहिए। आप अवेयर रहिए। क्यों रहिए? क्योंकि एक बार अगर चली गई चेतन के माध्यम से तो वो अचेतन में जाकर सेव हो जाएगी और फिर आगे के जीवन में आपको प्रभावित करेगी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमें एग्जाम में पास होने के लिए जो कंटेंट, जो चीज़ें सीखी हुई हैं, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, वो चेतन में बनाए रखना है। आपको ऐसा आभास होगा कि मुझे याद है, मैंने पढ़ लिया है, मैं समझ लिया हूं, लेकिन अगर वो चेतन में नहीं है तो परीक्षा में आपकी मदद नहीं करेगा, उल्टा वो कंफ्यूजिंग करेगा।
द्वंद्व पैदा करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अर्धचेतन में है और अर्धचेतन की स्थिति माइनस मार्किंग की ओर लेकर जाती है। तो आपको पता है कि मुझे याद है, समझ में आ गया, फिर भी बार बार रिवीजन कीजिए ताकि वो चेतन में बनी रहे, तो फिर माइनस मार्किंग की ओर आप नहीं जाओ। और तीसरी और अंतिम चीज, हम सबके पास एक अथाह शक्तियों का भंडार है जिसे अचेतन कहा जाता है, अनकॉन्शियस कहा जाता है। इसकी इतनी पावर है, आप जितना मर्जी आए सीखो, 24 घंटे लगातार सीखो, 24 घंटे लगातार नए नए काम करो, उम्र खत्म हो जाएगी, लेकिन कभी ब्रेन ये नहीं कहेगा कि मैं फुल हो गया, अब मैं और ज्यादा नहीं सीख सकता हूं। तो हम सबके पास इन्नेट पावर है अथाह, जो एक अनकॉन्शियस के रूप में है। तो इसको काम में लेने की कोशिश कीजिए, और काम में लेना शुरू किया तो हर एक बड़े से बड़ा लक्ष्य हमारे लिए आसान हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास मटेरियल तो है, पावर तो है, बस इसको काम में लेने की आवश्यकता है। तो दोस्त, आज इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।